यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। फिर जब रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया तो लंका का सारा राज विभीषण को दे दिया और खुद सीता मैया के साथ अयोध्या वापस आ गए। लेकिन पापा, राम जी लंका के राजा क्यों नहीं बने? और उनको रावण को मारकर क्या फायदा? अरे बुद्धू, भगवान श्री राम की लड़ाई फायदे नुकसान की नहीं थी। वो तो बुराई पर सच्चाई की जीत के लिए लड़े थे। तो फिर इसका मतलब उनकी सारी तकलीफें, सारी तैयारियां सिर्फ सच्चाई के लिए थी? बिल्कुल। और इसके लिए कहते हैं कि सच्चाई का हमेशा साथ देना चाहिए और बुराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। और इसी बात पर आपको दूध पी लेना चाहिए। ओह नो, फिर दूध? फिर मतलब क्या? तुमने सुबह भी दूध नहीं पिया था। चलो वाह। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, दूध नहीं। अरे ये क्या, अभी आपने बोला बुराई को दूर भगाना चाहिए और अभी बुरी बातें करने लग गए। ओके, आज से मैं हमेशा दूध पीऊंगा। सब ठीक है? वेरी गुड। बच्चू, पापा की बात 1 मिनट में मान गए और मुझसे मिन्नतें करवा रहे थे तुम। मेरा बेटा जो है। चलिए आप भी पी लीजिए दूध। सुरभि, जब भी तुम इस तरह दूध का गिलास लेकर मेरे सामने आती हो ना, तो मुझे अपनी सुहागरात की याद आ जाती है। उस दिन भी जब तुम इसी तरह दूध लेकर। लेकिन 1 मिनट, ऐसी तो कोई सुहागरात हमने नहीं मनाई जब मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ। नहीं मनाई? नहीं। तो फिर वो कौन थी? तुम भी ना। देखो, दूध भी है, रात भी है, तब आज ही मना लेते हैं ना। पापा, मैं भी तो हूँ। चिट्टू, तुमने दूध खत्म किया? हाँ। प्रशांत, 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 तुमने चेंज क्यों किया? सोना नहीं है तुम्हें? और तुम ये पैकिंग क्यों कर रहे हो? आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा सुरभि। डार्लिंग, मेरा ऑफिस से कॉल आ गया। पार्टी को डील आज ही फाइनल करनी है और ऑफिस में ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ जानू, तुम्हें मेरा हमेशा बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। फिर मेरा भी दिल कहाँ करता है कि तुम दोनों को छोड़कर जाऊं। लेकिन अब हजारों सपने भी तो मैंने तुम्हारे लिए ही बुने, फिर उन्हें पूरा नहीं करो तो इससे क्या का? तुम्हें मेरा दिल बहुत दुखता है। तुम अपना इतना क्यों जलाते हो? क्यों ये इतनी मेहनत करते हो? सपने मैंने देखे हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए तकलीफ भी तो उठानी पड़ेगी ना। लेकिन प्रशांत, इतनी तकलीफ? आखिर हमें क्या कमी है? किस बात की? इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी कंपनी। ये मेरा आखिरी टूर होगा, तुम दुआ करो, फिर उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं। ठीक है, आखिरी टूर होगा। दुआ करता हूँ, अपनी स्माइल जरा और। अच्छा, लेकिन तू आने का फैसला कर लिया, मुझे बताया नहीं।
मुझे भी तो आज शाम को ही पता चला। और सच बताऊं, जब पता चला ना तो मुझे तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बुरी आदत। अब वैसे तुम कह ही रहे हो कि तुम्हारा आखिरी टूर है, तो जाओ, माफ किया तुम्हें। तुमने अगर मुझे माफ कर दिया है तो एक बार गले लग जाओ। प्रशांत, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं और जा रहे हो। खिड़की पर ही खड़े रहोगे या मेरी बात का जवाब भी दोगे? अरे मेरा हर सवाल जवाब तो तुम हो जाने मन। मनोज, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मेरी जान ले लो। जान नहीं, तलाक चाहिए। ऐसा कह के मेरा कलेजा छलनी क्यों करती हो? कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मनोज, मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? निशा, ऐसा क्यों कहती हो? यहाँ दिल पे चोट लगती है, पता है तुम्हें? मनोज, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, बस। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग कर देना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, बिल्कुल। क्यों बर्दाश्त करूं मैं तुम्हें? हाँ, इतना बुरा हूं मैं? बुरा? तुम मेरी जिंदगी की नेगेटिव एनर्जी हो, मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे बदनुमा दाग हो तुम। दाग तो चांद में भी है जाने मन। तो लोग तब भी उससे पूछते हैं, हैं? पूछते हैं ना? छुओ मत मुझे। अरे जानता हूं कि चांद को छू पाना आसान नहीं है, मगर इस चांद का आसमान तो मैं हूं। आओ समा जाओ मुझमें। बचना चाहती हो? बचना नहीं, अलग होना चाहती हूँ। बगैर मेरी मर्जी के? जिंदगी मेरी है या तुम्हारी? फिलहाल तो ये जिंदगी मेरी मर्जी पर चल रही है। इस भ्रम में मत रहना। भगवान, ये कोई लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है। हाँ, चलो मूड चेंज करते हैं, कहीं घूमने चलते। कम चल। घूमने के सिवा तुम्हें कुछ आता है? फिर वही ताने निशा। कम, लेट्स गो, चलो। मैंने कहा मुझे छूना मत। अरे भागी कहाँ चली जा रही हो? मैं कोई रेपिस्ट नहीं, तुम्हारा पति हूँ। अच्छा होता मनोज अगर तुम रेपिस्ट होते। एक रात का कलंक और उसके बाद मेरी जिंदगी आसान। एकदम चुप, वरना एक झापड़ तुम्हें भी पड़ेगा। होश मिल गया तुम्हें? हैं? तुम इसे चुप करो। अगर ये रोई तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी तुम? ये है मेरी जिंदगी, घर मेरा, कमाई मेरी, और आज तक मुझे मिला क्या? ये निकम्मा पति, उसकी अय्याशी और उसकी पिटाई। हे भगवान। क्यों भार्गव साहब, कैसा लगा घर आपको? मनोज, घर तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा महंगा है यार। महंगा? अरे सर, विद फर्नीचर भी तो है, ये सारे तामझाम। हाँ मनोज, वो तो है लेकिन यार। छोड़िए ना, हम आपको 1-2 दिन में बताते हैं। हाँ, आराम से सोच विचार कर मुझे बता दीजिए। देखिए, आखिर रहना तो आप ही लोग को है ना। चाबी मेरे पास रहती, जब बोलिएगा हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है मनोज, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। ओके। ओके, बाय।
मनोज, मनोज, सीधा। इतने दिनों बाद तुम्हारी बाहों में समाना, कितना सुकून मिल रहा है। सच 4 दिन हो गए हमें मिले हुए, पर ऐसा लगता है जैसे 4 महीने हो गए। लेकिन मनोज, अब मुझे इस तरह मिलना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी ये पल पल की टेंशन अब बर्दाश्त नहीं होती। झूठ मत बोलो। अरे झूठ क्यों बोलूंगा जाने मन? तुमने निशा से तलाक की बात की। अरे की मतलब? ये देखो, सारी रात सोया नहीं हूं मैं। सारी रात तलाक को लेके हमारे बीच झगड़ा चलता रहा। कैसे रह रहा हूं मैं, कैसे बताऊं तुम्हें? क्या कहती है वो? कौन? अच्छा वो निशा। अरे वो क्या कहेगी, बस ये जुहू वाले बंगले की डील फाइनल होने दो, उसके बाद बड़ा वकील करूंगा और 2 दिन के अंदर तलाक। सच? और नहीं तो क्या। लेकिन मनोज, और कोई बात नहीं, रात भर की थकान मिटा दो ना अपने प्यार से, कुछ देर सुला लो ना अपनी पलकों की छांव में। मुझे बस प्यार, प्यार और बस प्यार दो। बस यही, चोरों की तरह इधर उधर देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। घर पे भी जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे प्रशांत और अनमोल दोनों को धोखा दे रही हूँ। और प्रशांत एक बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें धोखा देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्या करूँ, प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ। फिर परेशान क्यों होती हो जाने मन? बस कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद हम और हमारा प्यार। हाँ? अच्छा बाय द वे, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कितने चाहिए? 6-7 हज़ार। 4 साढ़े 4 है, चलेगा? हाँ ठीक है ना, बाकी कल दे देना। ज़्यादा देर हमारे यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। बैठिए। थैंक यू।
आपके लिए। मेरे लिए? लेकिन क्यों? ये बात किसी और को ना पता चले। ये राज मेरे और आपके बीच ही रहना चाहिए। कौन सी बात? थैंक्स। पांडे, बॉडी को ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। बेटा आप उठिए, मैडम संभालिए बच्चे को। यादव, सबका बयान लेना। पापा नहीं, मेरे पापा को कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं, मेरे पापा को कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं पापा, पापा प्लीज पापा, पापा पापा आपने खून नहीं किया। पापा बोले ना पापा, अंकल पापा ने खून नहीं किया। पापा पापा बोले ना पापा। नहीं, रोना नहीं अनमोल, रोना नहीं, घबराना नहीं। कुछ नहीं होगा तेरे पापा को, कुछ नहीं होगा। प्रशांत खून नहीं कर सकते हैं, प्लीज। ये गुनहगार है या नहीं, उसका फैसला अदालत में होगा। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए। एक पापा अनमोल, बेटा अपना ख्याल रखना। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा बेटे, अपना ख्याल रखना। तो बिल्कुल मत घबराना। हाँ, मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी। पापा प्रॉमिस कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ बच्चा, तुम जरा भी चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना। मैं प्रॉमिस करता हूँ, इसमें कुछ नहीं होगा। पापा पापा
योर ऑनर, वैसे तो इस केस में करने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसा कि अदालत का दस्तूर है, मैं अदालत को कम से कम शब्दों में इस केस की थोड़ी जानकारी दे दूं। योर ऑनर, 28 फरवरी की रात को करीब 10 बजे गोली चली, एक मौत हुई और एक चश्मदीद गवाह बना। गोली चलाने वाला शख्स था ये, यानी कि मिस्टर प्रशांत शर्मा। गोली से मरने वाला शख्स था सीधा साधा और मेहनतकश इंसान मिस्टर मनोज मिश्रा, और चश्मदीदी बनी मरहूम की पत्नी मिसेस निशा मिश्रा, जिसने मिस्टर मनोज का खून होते हुए देखा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इस केस को किसी सीरियल के प्रोमो के अंदाज में पेश कर रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि अदालत को साफ शब्दों में बताएं कि केस क्या है। योर ऑनर, 28 फरवरी की रात को करीब 10 बजे तक मिसेस निशा मिश्रा अपने किचन में थी, तो उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी। वो बाहर हॉल में आई तो उन्होंने अपने पति को फर्श पर पड़ा पाया और सामने मिस्टर प्रशांत शर्मा को रुमाल से रिवॉल्वर को साफ करते हुए देखा। वो रिवॉल्वर, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मरहूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मिसेस निशा मिश्रा के स्टेटमेंट्स सब अदालत में पेश कर दिए गए हैं। सारे गवाह और सबूत चीख चीख कर मिस्टर प्रशांत शर्मा को ही कातिल बता रहे हैं, और इसीलिए मेरी अदालत से गुजारिश है योर ऑनर कि मिस्टर प्रशांत शर्मा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। उज्ज्वला जी, प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त गैरोला साहब अभी जो भी कुछ कह रहे थे वो सब सच है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि प्रशांत शर्मा ही खूनी है। इसकी कई वजह है। पहली तो ये कि मिसेस निशा मिश्रा ने प्रशांत को रिवॉल्वर हाथ में लिए हुए देखा, उसे चलाते हुए नहीं। तो आप कहना क्या चाहती हैं उज्ज्वला जी कि गोली किसी और ने चलाई और फिर रिवॉल्वर प्रशांत शर्मा के हाथ में थमा दिया कि देखो ये है रिवॉल्वर, और फिर प्रशांत शर्मा ने उस रिवॉल्वर को साफ करना शुरू कर दिया? क्यों? तो कत्ल कर रहे थे या किसी वॉशिंग पाउडर का ऐड कर रहे थे? योर ऑनर, या तो मिस्टर गैरोला एक जानकारी से अनजान है या अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। वो ये कि रिवॉल्वर मरने वाले का था, ना कि मारने वाले का। इसका मतलब वो रिवॉल्वर जिससे मनोज का खून हुआ खुद मनोज का था, किसी और का नहीं। इसलिए मामला कत्ल का ना होकर खुदकुशी का भी हो सकता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। खुदकुशी के लिए कोई मोटिव भी तो होना चाहिए। एग्जैक्टली योर ऑनर। इस केस की अहम बात भी यही है कि खुदकुशी या कत्ल की वजह क्या है। आखिर केस के पीछे की कहानी जाने बगैर केस को आगे बढ़ाया कैसे जाए? इतने सारे कमजोर पहलुओं को लेकर मुझे लगता कि बहस की काफी गुंजाइश है इसमें। आपको नहीं लगता मिस्टर गैरोला? देखिए भत्ते जी, मैं मानती हूं कि मैंने बहुत टेढ़ा केस ले लिया है, पर अब क्या करूं? ले तो लिया है। आप ये बताइए हमें करना क्या है? दो ऐसे खास पॉइंट हैं जहां से हम अपना केस शुरू कर सकते हैं। पहला तो कातिल के घर से, यानी प्रशांत के घर से। और ये दूसरी जगह? दूसरी जगह है रिवॉल्वर के मालिक का घर, यानी कि मनोज का घर। समझ गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। निशा, सुरभि, प्रशांत और मनोज के बिजनेस राइवल्स, इन सब के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। इसके अलावा प्रशांत और मनोज, निशा और प्रशांत, इन सब के तार आपस में कैसे जुड़े हैं, ये भी जानकारी हासिल करनी है, जहां से भी पहला सुराग मिल जाए। सर जी, समय कितना हमारे पास? 0 घंटे। हम पहले ही बहुत लेट हैं। वाह, हर बार ऐसा ही होता है। और इस बार भी हम ही जीतेंगे। मनोज की लाश पड़ी हुई थी और वहीं पास में मिस्टर प्रशांत खड़े थे और उनके हाथ में रिवॉल्वर था, जिसे वो रुमाल से साफ कर रहे थे।
आपको देखने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे नहीं देखा, वो जल्दी से बाहर चले गए। आपके हस्बैंड का और कोई दुश्मन? जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई नहीं। आप निशा और मनोज जी के पड़ोसी हैं, तो उनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी? हाँ हाँ, कभी भी कहीं भी लड़ाई होती थी। नहीं नहीं, प्रशांत खून कर ही नहीं सकते हैं। वो तो मनोज को जानते तक नहीं थे, और खून करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए थी। अपने हस्बैंड का मोबाइल फ़ोन दिखा सकती हैं आप? जी ज़रूर। मैनेजर साहब, हमने ही आपको फ़ोन किया था। देखिए मैडम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के इस होटल में कोई छानबीन नहीं कर सकते। हाँ, ये साहब तो 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर आए थे। आपके मना करने से क्या होता है? एक सेकेंड, ये आप ही के होटल का नंबर है? जी हाँ, ये तो यहीं का नंबर है, लेकिन इसी कस्टमर की, आपके इसी कस्टमर की जान खतरे में है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। ये लीजिए उनकी और उनसे मिलने आने वालों की डिटेल्स। सिर्फ एक ही आदमी उनसे मिलने आया था, और वो भी सिर्फ एक बार। रूम नंबर 304। ये समझ नहीं आ रहा कि प्रशांत अपने ही शहर में रहकर होटल में क्यों ठहरा था। तो फिर आप क्या करें? सबसे ज्यादा उम्मीदें इसी जगह से थी। खैर, प्रशांत के मोबाइल फोन पर 3 दिन में जितने भी कॉल्स आए हैं उन सब का पता लगाइए, ठीक है? चलते हैं। आप सभी लोग इसी कमरे में ठहरेंगे? ओए नहीं, सिर्फ हम दोनों। तुम हाउसकीपिंग में हो? जी हाँ, क्यों? इस थैली में क्या है? कचरा? थैली कचरा होता ही कहाँ है मैम, लेकिन फिर भी 2 दिन 3 दिन में चेक करना पड़ता है। इसे पहचानते हो? हाँ हाँ, देखा है। अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। पिछली बार तो इन्होंने 100 रुपये भी दिए थे, लेकिन उसके बाद तो कोई आया ही नहीं। उस दिन कचरे में कुछ था? हाँ, वही बेकार के कागज वागज थे। वो सब तुमने कहाँ फेंका? वो बाहर के बड़े वाले डब्बे में। वो सब हमें अभी चाहिए, तुरंत। लेकिन मैम 100 रुपये नहीं चाहिए? हाँ हाँ चाहिए ना सर, बस अभी आया। देखा कैसे रॉकेट की तरह भाग गया। और इसके और भी टुकड़े होंगे। इसके और भी टुकड़े इसमें हो सकते हैं। ढूंढिए प्लीज। हाँ।
मानसी, इन्हें अरेंज कराकर प्रॉपरली जोड़ो। यस मैम। सीधे नहीं घूमने हो तुम्हें मासूम समझकर मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी वजह थी खून करने के लिए। ये फोटोग्राफ्स हैं जिन्होंने तुम्हें मोटिवेट किया खून करने के लिए। अब बताओ मैं क्या करूं? अदालत में जाकर सब सच बताकर फैसला करवा दूं या फिर ये फोटोग्राफ्स मैं गैरोलॉजी को दे दूं? नहीं नहीं मैडम, नहीं, प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। मुझे फांसी हो जाती है तो हो जाने दीजिए, मगर मेरी सुरभि को बदनाम मत कीजिएगा। मैं उसकी बदनामी नहीं सह सकता। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। तो सच बताओ कि खूनी कौन है, या फिर ये बताओ कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। और देखो, सच सच बताना। क्या बताऊं? दोनों ही सूरतों में मरना तो मुझे ही है। तो फिर ऐसे ही सही। अगर ये फोटोग्राफ्स प्रशांत को खून करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं? आपका मतलब क्या है? आखिर मैं उसका खून क्यों करूंगी? हो सकता है वो तुम्हें ज्यादा एक्सप्लॉइट करता हो, तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो। शुरू तो वो बिजनेस होता है जिसे कोई करना चाहे। मेरा पति निकम्मा था। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी नौकरी की कमाई सब पर अपना हक समझता था। मेरे कमाए हुए पैसों पर अय्याशी करना चाहता था। यानी आपको पता था कि वो आपके साथ बेवफाई कर रहे हैं। क्या आप उनके मौत से खुश हैं? दुखी हूं ये भी नहीं कह सकती। यानी कि प्यार मर चुका था। नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था और उसने मुझे कभी भी ब्लैकमेल या एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की। तो फिर ये तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट्स, इसमें उसके नाम पर इतने सारे रुपए मेंशन कैसे हैं? वो तो मैं उसे खुद देती थी। वो तुमसे शादी करने की बात भी करता था? हाँ, इसलिए तो उसने अपनी बीवी के साथ तलाक की बात कर ली थी। तलाक वो नहीं, मैं चाहती थी। अक्सर आप दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे और ये बात तो आपकी पूरी बिल्डिंग जानती है। हाँ, होते थे। और आप अपने पति से हमेशा यही कहती रहती थी कि वो एक नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में। एम आई राइट? हाँ, बिल्कुल कहती थी। इसका मतलब आप दोनों का रिश्ता ऐसा था कि आप दोनों एक दूसरे की जान भी ले सकते थे। मम्मी क्यों मारेगी उनको? पापा मम्मी को मारते थे, है ना मम्मी? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में प्रशांत जैसा अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। He is innocent. मम्मी मम्मी पापा आ जाएंगे ना। मम्मी मम्मी बोलो ना। मम्मी पापा आ जाएंगे ना। मम्मा बोलो ना। मम्मा मम्मा बोलो ना। पापा कब आएंगे? मम्मी बोलो। मैं नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ सुसाइड करना चाहती हूँ इस वक्त। सारी इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के बाद तो मुसीबतें और बढ़ गई हैं। हर कोई मनोज का कातिल लगता है। काम ही ऐसे कर रखे हैं उसने। हर किसी के पास उसके कत्ल की वजह है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मनोज ने खुदकुशी। अरे नहीं मानसी, जिसके दोनों हाथों में लड्डू हो वो खुदकुशी करेगा। और वैसे भी उसके पास खोने को कुछ नहीं था। ऐसे लोग बहुत डरपोक होते हैं। मेरी समझ में वैसे कुछ कुछ आ रहा है। अच्छा तो नहीं है पर करना पड़ेगा। योर ऑनर, पहली बार एक ऐसा केस आया है जहां पर मैं कातिल का साथ दे रही हूं। पर अब वक्त आ गया है कि अदालत में सब कुछ सच सच बता दिया जाए। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे करियर में ऐसा दिन भी आएगा। आई एम सॉरी प्रशांत। योर ऑनर,
ये फोटोग्राफ्स जो अदालत में पेश किए गए हैं बयां करते हैं कि मरहूम मनोज और मुलजिम की बीवी सुरभि के नाजायज संबंध थे। इस बात को जानने के लिए मुलजिम प्रशांत ने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और जब उस डिटेक्टिव ने इन फोटोग्राफ्स की सच्चाई प्रशांत को बताई तो ये अपना आपा खो बैठा और बदले की आग में जल उठा और मनोज का खून कर बैठा। फॉर योर ऑनर, ये खून जज्बात में बहकर नहीं बल्कि प्लान्ड तरीके से किया गया था, वरना प्रशांत का होटल में ठहरना, अपनी पत्नी को झूठ बोलकर बाहर जाना और दूसरी ही रात वापस आकर मनोज का खून कर देना, ये सब क्या है? वो तो इनकी किस्मत खराब थी कि मरहूम मनोज की बीवी निशा ने इन्हें भागने से पहले ही देख लिया। यारोला साहब, आप जीत गए। आपने सच ही कहा था कि इस केस में बहस लायक कुछ भी नहीं है। क्योंकि कातिल यही शख्स है जिसकी पैरवी मैं कर रही हूं जज साहब। यही खूनी है। मेरे पापा खूनी नहीं 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 है। पापा बोले ना, पापा आपने अंकल का खून नहीं किया। अनमोल चुप चुप। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर खून आपके पापा ने नहीं किया है तो किसने किया है? नहीं जज साहब, मैंने ही खून किया है। मेरा बेटा बेगुनाह है जज साहब। आपका बेटा बेगुनाह है? पर आपके बेटे पर इल्जाम लगाया किसने? देखो बेटा, आपको जो भी कुछ कहना है ना, कटघरे में आकर कहो, ठीक है? पापा ने नहीं, मैंने अंकल का खून किया। 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 मैंने मार दिया। वो गंदे थे। जब भी पापा बाहर जाते थे, वो अंकल मेरी मम्मी के साथ बेडरूम में गंदी गंदी बातें करते थे। मेरी मम्मी को झूठ बोलते थे। मैंने सच का साथ दिया और इन्हें मार दिया। ये झूठ बोल रहा है जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। पापा, आप ही तो कहते थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप मुझसे भी झूठ कहे थे। बोले थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखो सब गड़बड़ हो गया। अब मैं इन लोगों को सब कुछ सच सच बता दूंगा पापा। जज साहब, मेरा बेटा 4 महीने पहले बीमार हुआ था जज साहब, तब से उसको साइकिक अटैक आते हैं जज साहब। वो सच नहीं बोल रहा जज साहब, सच नहीं बोल रहा। आप बहुत अच्छे पिता हैं प्रशांत। जब भी पापा बाहर जाते थे, वो अंकल मेरी मम्मी से मिलने आते थे, मुझे चॉकलेट देते थे, लेकिन वो गुंडे थे। उनके पास एक गन भी था। फिर एक दिन जब वो सोफे पे बैठे हुए थे, उनका गन सोफे पे गिर गया। तो मैंने वो गन उठाकर मेरे स्कूल बैग में रख दिया। फिर एक रात जब पापा बाहर गए थे,
मम्मी सो रही थी। मैंने वो गन उठाकर उनके घर गया। मैंने वहां देखा दूध वाले अंकल ऊपर जा रहे थे और वो अंकल का दरवाजा खुला था। जब मैं अंदर गया मैं वहां देखा वो अंकल वहां बैठे हुए थे। मैंने मार दिया और उनकी गन वहीं फेंक कर आ गया। ओह, तो अब समझ में आया। प्रशांत जब घर पहुंचे तो उन्होंने अनमोल को जाते हुए देखा। उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे अनमोल गोली चला चुका था। Am I right, प्रशांत? पापा बोलो ना, सच सच बता दो, आंटी को सब कुछ बता दो पापा। हाँ जज साहब, तब तक अनमोल गोली चला चुका था। जैसे ही अनमोल पलटा मैं दीवार के पीछे छुप गया था। मैं नहीं चाहता था कि अनमोल मुझे देख ले। और अनमोल जैसे ही वहां से गया मैंने वहां जाकर पिस्तौल को साफ करके चुपचाप वहां रख दिया और फिर मैं वहां से चला आया। मनोज! मेरे बच्चे को बचा लीजिए जज साहब। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे करियर में ये दिन आए। आई एम वेरी सॉरी प्रशांत। पापा रो मत, मम्मी का ख्याल रखना। देखो आप जीत गए, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है, जैसे राम जी की हुई थी, है ना पापा?